तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। दुनिया ने पूरी दुनिया को आपस में बहुत कुछ दिया है, लेकिन भारत ने दुनिया को सबसे मार्मिक वस्तु दी है जिसका नाम है आत्मा। विदेश में कहीं भी चले जाएंगे, इवेंट तो बहुत मिलेंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगी, आत्मा नहीं मिलेगी। भगवान मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगी। पूरा विश्व घूम के आइएगा, पूरे विश्व में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। आत्मा ये शब्द पहली बार भारत ने दिया। यहाँ के ऋषि मुनियों ने ऐसी जोरदार चीज दी, उस आत्मा शब्द को सुन करके लोगों के कान खड़े हो गए। क्या होती है, कैसी होती है, क्या काम करती है, क्या उसके अंदर शक्तियां हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों की जानकारी जितनी जिसकी शक्ति थी वो अपने हिसाब से लगाता रहा, थोड़ी थोड़ी तक शक्ति के बारे में समझता रहा। जैन दर्शन वाले आत्मा को खोजे तो कुछ और तरीके से वो देखते रहे। आज भी आत्मा की अनंत शक्ति की बात करेंगे तो आप आत्मा की अनंत शक्ति को तो नहीं देख पाएंगे, आपको साधना की शक्तियां दिखाई दे जाएंगी। आत्मा की शक्ति में और साधना की शक्ति में अंतर है। अब वो जो आत्मा है, उस आत्मा की जो शक्तियां थीं, जब कभी भी आपसे भी बात करें कि आपने आत्मा शब्द बोले, जानते हैं महाराज आत्मा नाम की चीज होती है, क्या व्याख्या है उसकी? आदा नान प्रमाणम, ज्ञान के प्रमाण जो ज्ञान गुण की पर्याय होती है उसी को नाम आत्मा कहते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम भी आप आत्मा कहते हैं। इसके अलावा आत्मा के बारे में आप बहुत कुछ ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे। जो थोड़ा बहुत शास्त्रीय आपने, चूँकि हम किसी भी धर्म को समझने वाले होते हैं, तो एक न एक बार आत्मा की ओर हमारा संवाद जरूर होता है। अब उस आत्मा को किस तरीके से परतंत्रता मिलती है, किस तरीके से वो स्वतंत्र होती है, इस पर अगर थोड़ा भी विचार करें। मुझे अपने जीवन का एक उदाहरण ऐसा दिखाई देता है। 9th क्लास में था और दायां हाथ खेल कूद में टूट गया। अब ये टूट गया तो इसमें जो है प्लास्टर बंध गया। अब प्लास्टर जैसे ही बंध गया और एग्जाम का समय सामने आ गया, एग्जाम का समय सामने आया, प्लास्टर बंधा है, लिख सकते नहीं हैं आप। तो ये 9th में था तो 8th क्लास वाला एक बच्चे को हमारा राइटर बना दिया। अब वो राइटर हमारे बगल में बैठा, बैठ करके हम उससे बोलते जाएं वो लिखता जाए, हम बोलते जाएं वो लिखता जाए। अब उसकी राइटिंग समझ में नहीं आए, ऐसा लगे कि कैसी राइटिंग लिख रहा है, ऐसी राइटिंग में
हमारा पता नहीं क्या होगा। फिर हम कहें आम, उसको दिमाग में थी इमली, तो उसने इमली लिख दी। बोले खट्टा, बोले इमली, हमने कहा आम। अब उस समय लगा कि एक हाथ टूट जाने से आदमी कितना परतंत्र हो जाता है। हाथ टूटे, आत्मा अंदर कलब गई। बोले सच्चा तो ये हाथ ना टूटा होता 15 दिन बाद टूट जाता, पहले पेपर दे लेते, लेकिन एंड टाइम में टूटा। तो जब कोई दूसरा आपका काम करता है और आपके अकॉर्डिंग नहीं करता है, तब आपको लगता है, समझ में आता है कि परतंत्रता क्या चीज है। फिर दूसरा एक अनुभव मेरा जीवन में मिला मुझे, आप सब ने भी उस जीवन के अनुभव को स्वीकार किया होगा। दुकान में 16 साल 14 साल की उम्र से बैठने लगा था। 14 साल से बैठना शुरू किया था दुकान में, तो 18 साल की उम्र तक आते आते दुकान के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि हमारे घर के फैमिली मेंबर्स को ये दुकान छोड़ देनी चाहिए, हम अकेले दुकान बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अब जब ऐसा ही लगे कि दुकान चला सकते हैं, अब ऊपर पापा बैठे हैं, एक चाचा बैठे हैं, फिर बब्बा बैठे हैं और हम भी बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं एक ही दुकान में। तो हम पिताजी से बार बार कहते थे, छिपी बेरोजगारी का सिद्धांत पढ़ा है? छिपी बेरोजगारी क्या होती है महाराज? छिपी बेरोजगारी होती है जब दुकान एक हो और 4 मालिक एक साथ चला रहे हो। जिस दुकान को एक मालिक और 4 नौकर चला सकते हैं, उस दुकान को 4 मालिक चला रहे हैं और नौकर नाम की जगह चीज नहीं है। अब दादाजी भी, पापा जी भी, चाचा भी और मैं भी, दुकान है, लंबी चौड़ी है, अच्छी चलती है, ठीक है, लेकिन 4 मालिक चला रहे हैं। 7 8 6 नौकर रख लेते, वो काम करते, उनको पेमेंट दे देते। महीने का 20,000 रुपये मान लो पेमेंट में चला भी जाता, तो पर भी 3 दुकानें और खोली जा सकती थी। लेकिन दुकान में काम करते वक्त ये चीज महसूस हुई कि देसावर में चीज सस्ती मिल रही है, लेकिन ले नहीं सकते आप। क्यों? आपको ऊपर पूछना पड़ेगा, पिताजी से पूछो, दादा से पूछो। जब घर के अंदर सलाह मशवरा होगी, तब तक तो उसका रेट 2.5 रुपये 3 रुपये बढ़ गया, इतने में मुनाफा आगे पीछे हो गई। तो जब बिजनेस करता था, तो बिजनेस करते में ये चीज देखी मैंने कि परतंत्रता आदमी को कितनी खलती है। आप लोगों ने व्यवसायी हैं तो आप भी महसूस करते होंगे। आप अपने पिताजी से कहते होंगे दुकान बड़ी करो, पिताजी कहते हैं क्या जरूरत है, ऐसे ही तो अच्छा चल रहा है। अब दोनों की सोच में अंतर आने से पिता और पुत्र के बीच में मानसिकताओं के जो दूरियां बनती हैं, आगे चल कर के यही जनरेशन गैप में बदल जाता है। फिर बच्चों ने एक नया मॉड्यूल चेंज किया। बच्चों ने ये समझा कि इस तरीके से ये पिताजी हमको हमेशा परेशान ही करते रहेंगे, तो बच्चों ने ट्रैक चेंज कर लिया। बच्चे इंजीनियर, MBA, CA, CFA करके विदेश चले गए। विदेश नहीं गए तो बेंगलोर, पूना, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, इधर रहने लगे। अब दूरियां हो गई। दूरियां होने पर, दूरियां इसलिए नहीं हो गई कि पैसा कमाना था, दूरियां इसलिए हो गई कि बच्चों ने बहुत पहले ऑब्जर्व कर लिया कि स्वतंत्रता मुझे चाहिए। परतंत्रता क्या चीज होती है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते बंधुओं। अभी 2 दिन बाद हम सभी लोग मिलकर के भारत की आजादी का स्वर्णिम दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस हम सबके आंख के सामने 2 दिन बाद ही आने वाला है। सुबह सुबह सोच रहा था एक बार परतंत्रता दिवस पर भी चर्चा कर लूं, और जब परतंत्रता दिवस की बात आई तो सबसे पहले वो मुझे आत्मा दिखाई दी कि आत्मा की परतंत्रता कितनी ज़्यादा दुखदाई होती है जब हम हर चीज के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। एक लोक वासना होती है, आचार्य भगवंत कहते हैं लोक वासना क्या होती है, वो हमारी आपकी सबके जीवन में शामिल है कि हम कभी भी अपनी संतुष्टि के लिए जीवन नहीं जीते। हम जीवन जीते हैं इस बात के लिए कि सामने वाला हमको क्या फीडबैक देता है। सामने वाला अच्छा बोलेगा तो हम अच्छे हैं, सामने वाला बुरा बोलेगा तो हम बुरे हो गए।
शो ऑफ करने की जो हमारी पुरानी आदत और पद्धति बनी रही, ये हमेशा संसार में आचार्य जी कहते थे लोक वासना। इस लोक वासना से साधु को मुक्त होना होगा, तब जाकर के आत्मा की स्वतंत्रता को आप समझ पाएंगे। यथाजात रूप सिर्फ शरीर का नहीं होता साधु के लिए, गुरुवर कहते हैं मन का भी होता है। मन से भी यथाजात होकर के लोक वासना से मुक्त होकर के जीवन जीने वाले आत्म स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। आपने दो परतंत्रता देखी। हमने 1948 में अपन आजाद हुए थे, 47 पे आजाद हुए थे, है ना। 1947 पे भारत को स्वतंत्रता मिली। 2.5 साल बाद 1950 में चीन को स्वतंत्रता मिली। जब चीन को स्वतंत्रता मिली, तब चीन ने स्वतंत्र चीन में सबसे पहला बदलाव किया। पहला बदलाव क्या किया चीन ने? सबसे पहले भाषा बदली। जिस दिन, इतिहास है इस बात का गवाह, आप इस बात को एविडेंस में, इतिहास में देखिए मेरी बात को। चीन को जिस दिन स्वतंत्रता मिली, चीन ने उस दिन कहा कल से सबसे पहले इस देश में परिवर्तन होगा तो भाषा का होगा। हम सिर्फ चाइनीज के अलावा किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजी वहां पर भी रही। 250 साल तक चीन भी अंग्रेजों का गुलाम रहा। 2.5 साल पहले अपन आजाद हुए, 2.5 साल बाद चीन आजाद हुआ। जब चीन आजाद हुआ, सबसे पहला परिवर्तन भाषा का किया उसने। पूरी दुनिया में आप चले जाइएगा, चाइनीज लोगों को सबसे बेहतरीन सिर्फ चाइनीज आती है। वो किसी दूसरी लैंग्वेज में बात नहीं करते। उनको सिखाया है, विदेश में जाएंगे, विदेश में जाने के लिए आप अपने साथ ग्रुप में एक भाषा को कन्वर्शन करने वाला मीडिएटर रख लीजिए, वो आपकी बात करा देगा। लेकिन वो चाइनीज के अलावा किसी चीज में बात नहीं करते। चीन में जाकर के आप देखेंगे, आपको दिखाई देगी वो खूबसूरती कि पूरा का पूरा सिलेबस चीन का है, चाइनीज भाषा में। इंजीनियरिंग चाइनीज भाषा में, डॉक्टरी चाइनीज भाषा में, पढ़ाई चाइनीज भाषा में। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी भी चाहिए है तो बुक आपको पूरे चीन के अंदर सिर्फ चाइनीज के अलावा दूसरी भाषा में नहीं मिलेगी। इंग्लिश को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया चीन वालों ने। भाषा को बदलने का ये करिश्मा हुआ। भाषा को बदलने से 2.5 साल बाद आजाद होने वाला वो चीन इतना मेहनती हो गया। लोग, बच्चे पढ़ने लगे, मातृभाषा में पढ़ने लगे। मातृभाषा में पढ़ते 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 बच्चे इतने डेवलप हुए कि बच्चों ने पूरी दुनिया में राज कर लिया। आज पूरे विश्व की जीडीपी पे 37% कब्जा है चीन का, 37%। दुनिया में कुछ भी चीज हो, आपके यहाँ पार्षद का चुनाव होता है, मुझे बहुत हंसी आती है। इस बार तो पार्षद का चुनाव विधायक से कम नहीं रहा। पहले जितना मेहनत विधायक के चुनाव में होती थी, इस बार उतनी कवायद और मेहनत पार्षद के चुनाव में हुई। मैंने भोपाल में देखा, पार्षद विधायक से कम नहीं, उतने जलवेदारी के साथ निकल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं। करना क्या है? ये पार्षद बनने के बाद पार्षदों को नाली ठीक करवा दी, रोड बनवा दी। रोड ठीक करवा दो, नाली ठीक करवा दो, झाड़ू लगी कि नहीं लगी, अतिक्रमण तो नहीं हो गया है, इसके अलावा कोई काम नहीं है पार्षद का। लेकिन ये नाली बनवाने और सड़क साफ कराने के लिए वो पार्षद बने, जनप्रतिनिधि बने अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के। वहां पर चीन में जाकर के आप देखेंगे, वहां का जो पार्षद होता है, वार्ड के बाहर की जो जमीन सरकारी है, उस सरकारी जमीन पर पार्षद रिकमेंड करता है तो ऊपर की सीनेट वहां पर एक इंडस्ट्री डालती है। वहां इंडस्ट्री डाली, हमारे वार्ड में 700 घर रहते हैं। इन 700 घर में 700 लड़के हैं जो मेहनत कर सकते हैं। इन 700 लोगों के लिए एक इंडस्ट्री डालना है, वो पार्षद रिकमेंड करता है, ऊपर हाई कमान के पास संदेश जाता है, वहां से सरकारी जमीन में आकर के एक फैक्ट्री डाल दी जाती है। 700 एम्प्लॉयज वहां पर लगा दिए जाते हैं।
700 के 700 मेहनत करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। स्वतंत्रता क्या गजब की चीज होती है। हमारे भारत का पार्षद, भैया नाली बनवा दो यार, हाँ भैया नाली बनवा देते हैं। यार 3 दिन से यहाँ पे ये सफाई नहीं हुई है, भैया सफाई करा देते हैं। सिर्फ सड़क बनाने, नाली साफ कराने के लिए, चौराहे में ठीक ठाक कराने के लिए पार्षद बनता है। इतनी मेहनत है। उसके बाद पार्षद में इतनी कवायद क्यों करता है जब यही करना है। जनप्रतिनिधि नहीं, नगर पालिका में जब 400 करोड़ रुपए का फंड आता है, उस फंड में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उस हिस्सेदारी में हमारा ठेकेदार होगा, हमारा बिलिंग होगी, उसमें से अध्यक्ष अलग निकालेगा, नगर पालिका अध्यक्ष अलग निकालेगा, दूसरा अलग निकालेगा। अब एक नगर पालिका है, एक नगर निगम है, 400 करोड़ पे गई, 800 करोड़ पे गई, कहीं कहीं 3000 करोड़ रुपए में गई, कहीं 80,000 करोड़ में गई, तो उसका अध्यक्ष बनने का मजा तो अलग रहता है ना। उसके लिए बनते हैं। स्वतंत्र भारत में जब कभी भी लाभ के पद में आप बैठते हैं, उसके पीछे आपका एकमात्र उद्देश्य धनोपार्जन करना रहता है। चीन में जाकर के एक बार उसका मॉडल देखिएगा आप लोग, कभी आप लोग कोई चीन गए हैं, उनने इस बात को महसूस किया होगा। 5-5 किलोमीटर लंबे मॉल बनाए हैं, 5 किलोमीटर लंबा। क्या मिल रहा है 5 किलोमीटर में? एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम। 100 कंपनियां, सारी कंपनियां यहीं की आइटम बना रही हैं और उन्होंने उस आइटम को बेच बेच करके पूरे विश्व में बेचा। उनका रूल है वी मेक सो गुड। अभी आपके हमारे बीच में कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, उनका कॉस्मेटिक गैलरी का बहुत अच्छा काम है। उनने कहा महाराज जी हमने एक ट्यूब बुलवाई चाइना से ट्यूब बुलाई, हमने कहा 12 रुपए में बना के दो। उसने 12 रुपए में जो ट्यूब यहाँ मिलती थी, सेम ट्यूब वहाँ से बनवा करके एक कंटेनर बुलवाई और मार्केट में बेच दी 65 रुपए में, लाइन लगा करके बिक गई। हमने उससे कहा कोई पकड़ नहीं पाया? बोले किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है कि 12 का माल 60 में बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। जब हमने काउंटर में माल रखा तो काउंटर में माल रखने के बाद बेचने में मुश्किल से 20-25 दिन लगा, पूरा कंटेनर साफ हो गया। 12 का माल 60 में। उनसे कहा 12 रुपए में कैसे बना दी जो हमारे यहाँ इतने में बनती है? यहाँ तो अठन्नी कमाते हैं आप उस चीज में, वहां से इतना कमा रहे हैं। बोले उनका कंटेंट ऐसा है, वे कहते हैं आप किसी भी कीमत में कुछ भी मांगिए, उस कीमत में उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। उनका रूल है वी मेक सो गुड, सबसे बेहतरीन बनाते हैं तो हम बनाते हैं। आज दुनिया में जिस एप्पल कंपनी पर आपको इतना विश्वास है, वो भी मेड इन चाइना इम्प्लांट होता है। टेक्नोलॉजी भारत के लोग देते हैं, जापान देता है, अमेरिका देता है, बनता चीन में ही है। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, कितनी सारी चीजें चाइना मेड है। अगर आप आंख बंद करके बात करेंगे तो आप इस चीज को महसूस करिए कि आपके घर का जो फ्रिज है वो भारत का है कि विदेशी है। सैमसंग कंपनी का लगाया है महाराज, भारत की नहीं है महाराज। भारत में फ्रिज नाम की कोई चीज बनती नहीं है, भारत में मिक्सी नहीं बनती, भारत में वॉशिंग मशीन नहीं बनती, भारत में फ्रिज नहीं बनता। भारत के लोग गाड़ी बनाना नहीं जानते हैं, भारत के लोग स्कूटर बनाना नहीं जानते हैं, भारत के लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत के लोगों के पास मोल्डिंग फर्नीचर बनाने की फैक्ट्रियां नहीं हैं, भारत के व्यक्ति पेन नहीं बना सकता है, भारत का व्यक्ति हॉटपॉट नहीं बना सकता है, भारत के व्यक्ति के पास पैड नहीं है, भारत के व्यक्ति के पास एरोमा नहीं है, भारत के व्यक्ति के पास आयुर्वेदिक दवाई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है। भिखारी हैं क्या हम? हर चीज में हम कितने डिपेंडेंट हैं बाहर के ऊपर। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 2 दिन बाद। मैंने कहा 2 दिन पहले अपन बात कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व में एक परतंत्रता दिवस की। परतंत्रता दिवस क्या है? आत्मा की परतंत्रता तो है ही। जब पहली बार जब महसूस किया कि हाथ टूटने पर आदमी कितना परतंत्र हो जाता है। दूसरी बार महसूस किया जब घर के अंदर दुकान चलाता था और निर्णय लेने के लिए नहीं मिलते थे। मेहनत में कितना किस्मसाहट होती है, बोलते हैं मान जाओ, नहीं माने। अब रेट बढ़ जाता है तो फिर दिमाग खराब होता है। तीसरी बार परतंत्रता उस वक्त महसूस देखी मैंने जब
पड़ोसी के घर से 30 साल के लड़के को पड़ोसी ने बाहर निकाल दिया। हमने कहा कैसे, क्यों बाहर निकाल दिया चाचा उसको? बोले 30 साल का हो गया, कमाई के नाम पर 1 रुपए नहीं कमाता। जब वो कमाता नहीं है, 30 साल का लड़का, आप कल्पना करिए 28-30 साल का लड़का है, और अगर वो परतंत्र है, अभी भी अपने माता पिता से 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, तो माता पिता को कितना टेंशन होता है। 30 साल का लड़का हो गया, अभी कमाता है नहीं, अभी भी 15-25 हज़ार रुपये मांग रहा है, इसको कब तक पुजाते रहेंगे। तो उस दिन तो उसके पिता ने उसको बाहर ही निकाल दिया। बोले तुम बाहर निकल जाओ, 30 साल की उम्र में कमाना नहीं सीखा। हमने उससे पूछा कैसा लग रहा है? बोले परतंत्र है ना भैया, क्या करें। परतंत्र की कल्पना अपने आप में बड़ी विचित्र है। हम 1947 पर आज़ाद हो गए थे। आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ का मॉडल स्ट्रक्चर ऐसा था, शासन करने वाली किसी भी पार्टी ने देश में चीन जैसा कोई मॉडल लागू नहीं कर पाए। वहाँ पर स्नैपचैट नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता, वहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चलती। हमारे यहाँ का युवा जो है फुल टाइम इंगेज रहता है। आप बताओ मुझे, थोड़ी देर बाद ही अगर आपको आधे घंटे का मौका मिलेगा तो क्या आप फेसबुक नहीं देखते? क्या आप वहाँ पर, आजकल हमारे स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में देखिएगा आप, हाई रेजोल्यूशन वाले जो कैमरे मोबाइल में आ गए हैं, इसका मात्र एक फीचर है कि आप अपना फोटो खींचिए और अपडेट करिए, फोटो खींचिए अपडेट करिए। हमारी मेंटालिटी बदल दी। आज पूरी दुनिया में देखो आप, भारत के पास, भारत से मोबाइल बनाते नहीं बनता, और जो बनता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम इतने पंगु हैं कि हमको इतना पंगु हमारे भारत के मॉडल ने बना दिया है। जब वहाँ का पार्षद 700 घर का विजिट करके हर घर से लड़के की मार्किंग करके अपनी सरकार से कह कर के 700 लोगों के नाम पर इंडस्ट्री डलवा सकते हैं, तो क्या हमारे यहाँ का पार्षद सिर्फ सड़क ठीक कराने के लिए और नाली ठीक कराने के लिए बना है कि किसी और चीज़ के लिए? आज 70 साल से 75 साल से ऊपर हो गया हमको आज़ाद हुए। आज अंग्रेज आपके घर के अंदर वापस कब्जा करने के लिए नहीं आएंगे, दोबारा वो कभी भारत के ऊपर कदम नहीं रखेंगे। आज किसी भी चीज को अप्रकट रूप से उस पर वर्चस्व स्थापित करने की अपनी एक शैली है। अभी आपने देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को एक ऑफर दिया है, क्या? हमारे यहाँ का डेयरी प्रोडक्ट हम भारत में बेचेंगे चाहे कुछ हो जाए। कितनी गुंडागर्दी है? नहीं है गुंडागर्दी, शुद्ध गुंडागर्दी। किस बात की? हमारे यहाँ दूध का उत्पादन हो रहा है, तुम्हारे यहाँ बेचेंगे। बिजनेस के माध्यम से पूरे भारत को गुलाम बनाने की कवायद चलती है। तो आज की डेट में कोई भी देश गुलाम है तो इस बात से है कि उसका कितना बिजनेस विदेशों से होता है। आज हम अपने देश में, हम पंजाब को तो बहुत अच्छा मानते हैं इस मामले में। पंजाब में 5 डिसमिल भी जमीन है तो पंजाबी उसमें कुछ ना कुछ पैदा कर देगा, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। एक पंजाबी पंजाब से छत्तीसगढ़ जा रहा था, बीच में से मध्य प्रदेश से होकर के गुजरा, तो हम लोग भी उसमें सफ़र कर रहे थे, तो बीच में बहुत सारे खेत बिल्कुल खाली दिखे। वो पंजाबी कहता है यहाँ के लोगों की मति मारी गई है, इतने बड़े बड़े खेत खाली हैं, इनमें ये लोग फसल नहीं उगाते। हमारे पंजाब में इतना बड़ा खेत होता तो हम लोग 5 साल में करोड़पति बन गए होते। हमारे यहाँ खेती को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ ऐसा मॉडल आज तक सरकार लेकर के नहीं आई। सरकार ने हमेशा भीख बांटी, 1 रुपए में गेहूं ले लो, 1 रुपए में चावल ले लो, तुमको चाहिए तो विधायक बनाना है तो दारू बांट देंगे, मुर्गा बांट देंगे। क्यों? उसके पीछे जो हजारों करोड़ रुपए है, उसका जो 20% का, शुद्ध 20% का बिजनेस, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, पैसा लगता है हमारी आपकी जेब से। आप इस बात को शायद भूल गए होंगे, मैंने इस बात को पहले भी आप सबसे कहा है कि जितना पैसा आप कमाते हैं उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप 100 रुपए कमाते हैं, सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी है, भारत में रहना है, इस 100 रुपए में से 30 रुपए सराफत से हमारे पास दे दीजिए। आप 30% टैक्स देते हैं अपनी कमाई का। 100 रुपए में 70 रुपए के मालिक हैं आप, 30 रुपए के मालिक आप हैं नहीं। वो 30 रुपए भारत में दिखाई नहीं देता। और
अगर इतना टैक्स चीन में लगा दिया जाए 30 रुपए का कमाई के ऊपर, चीन 5 गुना विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। वहां पर सिर्फ 9% का टैक्स है। 9% के टैक्स में पूरे वर्ल्ड में 37% की दबाव रखने वाला, हर बिजनेस स्टैंड करने वाला। एक मोहल्ला है पेन का ढक्कन बनाता है, एक मोहल्ला है रिफिल का पॉइंट बनाता है, एक मोहल्ला है इंक बनाता है, एक मोहल्ला है सिर्फ गुड़िया बनाता है, एक मोहल्ला बॉल बनाता है, एक मोहल्ला बैट बनाता है। एक मोहल्ले के लोग का सिर्फ एक काम है, बैट बनाओ। इतने बैट कहाँ बिकेंगे? बनाओ, हम खरीदेंगे। सरकार ने ऐसा मॉडल बनाया, सबसे पहले भाषा बदली। भाषा बदल करके पूरी की पूरी सरकार ने सबसे पहले जो बंद दिमाग के लोग थे उनको चालू करने के लिए प्रेरित किया। आज भी आप देखिएगा, इसमें से जो लोग मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन सुन रहे हैं, आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी फाइट कर सकते थे। आप यूपीएससी फाइट नहीं कर पाए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भाषा थी। अंग्रेजी नहीं आती महाराज, और बिना अंग्रेजी के यूपीएससी क्रॉस नहीं होता। चीन में ऐसी कोई बात नहीं है, भाषा आपकी चाइनीज है, लोकल भाषा में आपको पेपर पढ़ना है, लोकल भाषा समझनी है, उसी में पेपर दे दीजिए, आप पास हो जाएंगे। इकोनॉमी में सिर्फ 12 देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसमें भारत तो अंग्रेजी का अंधभक्त है। अंधभक्त, ऐसी भक्ति हम अंग्रेजी की करेंगे कि हमारा लड़का पटपटा के अंग्रेजी बोला थे तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आसमान से भगवान का प्रसाद है हमारे घर में गिरा है। वो लड़के 98% लेकर के आते हैं। हमने उनसे बोला भैया हम 3 साल में लाते थे 98%, तुम 1 साल में 98% लाते हो। 33% मिलता था, अगले साल फिर 33, फिर 33, तब जाकर के 98 होता था। हम लोग का जमाना अलग था। आज के जमाने के लड़के 98% लेकर के आते हैं, और जब इन्हीं 98% वालों से पूछो बेटा जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अभी जॉब सर्च कर रहे हैं बम्बई में जाकर के। बम्बई में जॉब सर्च चल रही है। कितने साल के हो गया लड़का? 28 साल का। अभी क्या करता है? पापा देते हैं ना खर्चा, 15,000 रुपये महीना पापा देते हैं 28 साल के लड़के को। बनिया अच्छा था, 14 साल की उम्र में अपने लड़के को दुकान में बैठा देता था। 7 साल 8 साल की उम्र होते थे, पापा छोड़ जाते थे दुकान में, बोले बैठे रहना, तकना गैया खा के नहीं जाए, बस हो गया। शुरुआत का मॉडल था। एक बनिया अपने लड़के को कैसा अपडेट करता है। 7-8 साल की उम्र में पिताजी दुकान छोड़ गए, एक डंडी दे गए, बोले बस इतना ध्यान रखना कि कोई गैया दाल चावल खा के ना जाए, और कोई काम नहीं है, लेकिन आधा घंटा दुकान में बैठो। हम आधे घंटे में आते हैं, और कसम खिला दी है इस बात की जब तक हम दुकान में नहीं आएंगे तुम दुकान से नहीं जाओगे। अब वे आ गए दुकान से, पड़ोसी की दुकान में बैठे हैं, और कमिटमेंट है जब तक मैं दुकान के अंदर नहीं आऊंगा तब तक आप दुकान नहीं छोड़ सकते। वो बाहर से देख रहे हैं ये क्या करता है, लेकिन आ नहीं रहे। क्यों? ट्रेनिंग पीरियड। आज हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है। हमारे यहाँ का बच्चा फटाटेदार अंग्रेजी बोलता है, वो गुड़ की परिया से गुड़ तोड़ ही नहीं सकता, हाथ धोना पड़ेगा तो वो वैसे ही भाग जाएगा आधी दूर। हमसे नहीं हो सकता भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम क्या, हम बाबू बनेंगे? अब बाबू बनने के चक्कर में कलम पेन उठा ली। आज आप देखिएगा जितने भी मंत्री मिनिस्टर्स हैं, इन सारे मंत्री मिनिस्टर्स ने अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया एजुकेशन सेक्टर पे। बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, कितने? 1-2 नहीं, 100-100। एजुकेशन सेक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला सेक्टर है। कोई भी मंत्री मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली पत्नी के नाम पे, नौकर के नाम पे, किसी के नाम पे जमूरे एक आध पैदा कर लेते हैं, जोकर कहते हैं उनको। उनके नाम पे सब चलता है, उन्हीं के कॉलेजेस चल रहे हैं, 50 कॉलेज चल रहे हैं। इतना पैसा, बोले कृपा है बाबा की, आ रहा है आशीर्वाद। बोले जब तक विधायक नहीं बने थे तब तक तो कुछ नहीं था। अरे उसी के बाद तो आया भाई, उसके बाद आया और बनने लगे। चीन में जाकर के देखिएगा, करप्शन जो है सिर्फ 2% का है, उसमें भी पकड़ जाते हैं तो सीधे 22 साल के लिए अंदर जाते हैं। लाभ के पद पर आप बैठे हैं तो आपको सैलरी और सुविधाएं इतनी मिलती हैं, आप इसका दूसरा काम नहीं कर सकते। 1 मैन पॉलिसी जिनपिंग ने पिछले 25 सालों से जिस तरीके से संभाला है, चीन को अपडेट कर दिया।
हमारे हम प्रधानमंत्री बदलते हैं, हम मंत्री मिनिस्टर्स बदलते हैं, नई पॉलिसियाँ आती हैं, लोगों को फिर 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ दिखता है, आदमी उसी में लगा रहता है। अब अध्यक्ष बन गए हैं तो हमारे सिग्नेचर के बगैर तो कोई कुछ होगा नहीं, और जब हमारे सिग्नेचर होंगे तो उसमें हमको कमीशन भी मिलेगा, हमारे हिसाब से टेंडर भरे जाएंगे, हमारे हिसाब से सब होगा। इतने करप्टेड देश में इतना करप्शन बढ़ता चला गया कि आज हम स्वतंत्रता की बात करें, झंडा उठाएं, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता बोल दें, बूंदी खा लें और थोड़ा सा भारत का नक्शा बना लें, जय वंदे मातरम कर लें, इससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आज कोई अंग्रेज, मैंने पहले भी कहा है, कोई अंग्रेज अब दोबारा इस भारत पर अपना जमवाड़ा जमाने के लिए नहीं आएगा। अब जमीनी युद्ध नहीं होंगे, अब युद्ध होते हैं बिजनेस के। हमारे यहाँ दूध की कमी है, अमेरिका को पता है, अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री से कहता है कि हमारे यहाँ का डेयरी प्रोडक्ट आएगा, आपको भारत में उसको बेचना है, हम बेचेंगे। मना कर दिया तो टैरिफ लगा दिया, 25% बढ़ा दिया। क्यों? तुम हमारा डेयरी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, गुंडागर्दी है, तुम्हारा माल हमको खाना पड़ेगा। तुम्हारी गैया मांस खा रही है, तुम्हारी गैया का दूध में पता नहीं तुमने क्या मिला करके दिया है, उसका पनीर और दही बनाया है। अब हम भारत के लोग भारत का दही और पनीर नहीं खा सकते। वो बार बार लगे हैं, बंदूक बेचने वाले दूध बेच करके वो ग्वालापंथी दिखा रहे हैं। अगर यही मॉडल हम अपने यहाँ लागू कर लें ऊंची सोच के साथ की, हर मोहल्ले में, गांव में एक गौशाला होगी, सरकार अगर नियंत्रित कर दे तो कितनी गजब की बात नहीं होगी कि मोहल्ले के लास्ट में जो सरकारी ज़मीन होगी उसमें एक गौशाला होगी, और उस गौशाला में पूरे मोहल्ले के लोग अपने हिसाब से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, दूध भी ले पाएंगे, और उससे मोहल्ले का अर्थोपार्जन भी होता रहेगा। लेकिन ऐसा कोई मॉडल आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री देश पर लागू नहीं कर पाया। कितनी विचित्र बात है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं, पहले बाहरी परतंत्रता को एक बार गौर करके देखिएगा। चीन में जाकर के देखिएगा, इधर कंपनी ने BMW निकाली, उसने BMW की फर्स्ट कॉपी निकाली, सेम BMW जैसी दिखने वाली गाड़ी है, चाइना मेड। जितने भी दुनिया भर के कोई भी कंपनी का हाई फाई प्रोडक्ट आता है, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्रोडक्ट लॉन्च होने के 8 दिन के अंदर चीन में उसकी फर्स्ट कॉपी बना दी जाती है। फर्स्ट कॉपी बना दी, उनने कहा रैन बैन का चश्मा है महाराज, ठीक है, कितने का है? 4,000 रुपए का। चीन का बुलवा लो, 130 रुपए का। 130 रुपए में वी मेक सो गुड। क्या है उनके पास? क्या उनके पास अलादीन का चिराग है कि 4,000 की 30 की कॉस्टिंग गिरा करके उनने 130 रुपए सीधे कर दी? कि उनके पास उनकी सरकार की ऐसी जबरदस्त पॉलिसी है कि सरकार कहती है कि इतनी महंगाई जितनी हम दुनिया में दिखा रहे हैं, इतनी महंगाई की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी परतंत्रता इस बात से कितनी सदी हुई है कि आज़ादी से पहले जहां $1 2 रुपए अपना, मतलब उनका $2 था, अपना 1 रुपए था, आज हम 100 रुपए छूने को जा रहे हैं। तो 99 रुपए की जो परतंत्रता है, ये परतंत्रता का दिवस आपको दिमाग में घुस जाए तो 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने का थोड़ा सा आनंद होगा। एक बार अपने घर में लिस्ट बनाइएगा कि विदेशी कंपनियों की कितनी, जर्मन टेक्नोलॉजी की, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की कितनी कंपनियों की ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। गाड़ी से लेके, मिक्सी से लेके, फ्रिज से लेके, ओवन से लेकर के जितने भी आइटम हैं, आपको लाइट लगानी है, आप लाइट भी कौन सी लगाते हैं? चाइना वाली लगाओ। नया घर बना रहे हैं, नया घर बनाने के वक्त जो है पूरा किचन और मॉड्यूलर किचन खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? सीधे चाइना जाते हैं। 5 किलोमीटर लंबा वुडन वर्क का इतना गजब का काम है उनका। ऐसा एक नहीं, पूरा शहर बसा हुआ है। आप एक बार चीन घूम करके आएंगे, आपको लगेगा कि क्या चीज है। मैं चीन की तारीफ कर रहा हूं महाराज। चीन की तारीफ इसलिए कि हमारे यहाँ एक अन्योन्याश्रय करके शब्द है। जब तक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करोगे तब तक अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाओगे। तो दूसरे से तुलना करके देखो कि 2.5 साल बाद वो आज़ाद हुआ था, आज वो पूरे देश को बंधन में, पूरे विश्व को बंधन में डालने के लिए मजबूर है।
अगर मान लो जो चीन से माल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, चीन यहाँ पर माल भेजना बंद कर दे, आप लोग के क्या हालात होंगे आप लोग खुद विचार करिएगा। कितने आलसी लोग हैं अपन। वहाँ का कोई भी मूवी देखिए एक बार, कोई एक चाइनीज़ मूवी देखिए आप, चाइनीज़ मूवी में क्या दिखाएंगे? चाइनीज़ मूवी वहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट दिखाते हैं, कुंग-फू दिखा रहे हैं, वहाँ पे दिखाएंगे कि वो एक दवाई बांट रहा है, उस दवाई से कोई चीज़ तैयार कर रहा है, चोटी वाले लामा दिखाई देंगे, बहुत भिक्षु दिखाई देगा। वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो पुराने ट्रेडिशनल मंदिर दिखाई देंगे, वहाँ की लड़ाई के उद्देश्य अलग होंगे। आपकी मूवी में क्या दिखाई दे रहा है? आपके यहाँ की मूवी में आप देख लीजिए वल्गैरिटी कितनी आसमान पर है। जिस तरीके से स्वतंत्रता दी, इतने घूसखोर लोग प्रशासनिक पदों पर ऊपर बैठे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तो एक नंबर का घूसखोर निकला कि जिस देश में लिखा था यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर एडल्ट की परिभाषा बदल दी, ए सर्टिफिकेट वाली परिभाषाएं बदल दी। आज पूरे देश में वेब सीरीज के नाम पर ऐसा कलंक परोस दिया कि अच्छे से अच्छे घर की महिलाएं दूसरे के घरों में जाकर के रहने लगी। हमारे देश को बर्बाद किया सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने तो कम किया, लेकिन हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। 3.5 लाख सेक्स वेबसाइट हैं, एक भी वेबसाइट बंद करने के लिए किसी का मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता है महाराज? किलो से सोना मिलता है ना, नीचे से सटक करके टेबल के नीचे से लीजिए सर, हमारा चलाने दीजिए। कितने लाभ के पद हैं देश को बर्बाद करने वाले। ऐसे लाभ के पद हैं कि वल्गैरिटी के नाम पर आप फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं, आपको छूट है। आप चीन की एक बार मूवी देख के देखिएगा ना, आपको दिखाई देगा वहां पर सुबह से लेके ऊपर से लेके शाम तक की 2.5 घंटे की पूरी मूवी या तो कुंग-फू पे खत्म हो गई, मार्शल आर्ट्स पे खत्म हो गई, उनके ट्रेडिशनल किसी भी फ्रेग्रेंस पर खत्म हो गई। उनका स्टैंडर्ड अलग है, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। आजादी से पहले अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे गाना गाते थे। आज आप अपने बच्चे से पूछो बेटा सबसे बेस्ट सॉन्ग सुनाओ, तो वो हनी सिंह का गाना सुना देगा, यो हनी सिंह का। और हमारे बच्चे, आप सोचो कॉन्वेंट स्कूल में जाइएगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ भारतीय नाट्य शास्त्र था। वहां पर नाट्य शास्त्र के पहले देवी की प्रतिमा के सामने नमस्कार करके शुरू करते थे। आज जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, इन कॉन्वेंट स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो कौन सा नाट्य शास्त्र सिखाया जाता है? उनके डांस को करते वक्त उस डांस से कौन से कल्चर को स्टैंड कर देते हैं? एक बार विचार करिएगा बंधुओं। आत्मा की परतंत्रता तो बहुत बड़ी बात चीज थी। एक शब्द दिया था, इतनी परतंत्र हो गई कि आज हम अपने खुद के स्वभाव को नहीं पहचान सकते, देश के स्वभाव को नहीं पहचान सकते। आज भी लाखों करोड़ों रुपए जनरेट होता है विकास के नाम पर। कुछ शहरों की कुछ मुख्य मार्गों को इतना चमचमाहट वाला कर दिया, लेकिन गांव में पड़ी हुई जनता आज भी बेरोजगार है। आप मुझे बताओ, आपका लड़का MBA किया हुआ होगा, आपके लड़के ने BTech किया होगा, नौकरी लग गई क्या? कितने की लग गई महाराज? 12,000 रुपए, 9,000 रुपए, 8,000 रुपए। तुमसे ज्यादा तो यहां पर झाड़ू लगाने वाला कमाता है बिना पढ़ा लिखा। 18,000, 20,000। माली बहुत अच्छा है मंदिर के। सबसे बेहतरीन जॉब तो मुझे माली के लगा। एक साधु का अच्छा चातुर्मास हो जाए, बेचारा माली फालतू की बात में, जरा सी बात में 20-30 लाख रुपए का आसामी बन जाता है। लेकिन आपका लड़का BTech किया है महाराज, MTech किया है, MBA किया है, जॉब कहाँ करता है? जॉब अभी पैकेज चल रहा है महाराज जी, 6.5 का पैकेज है। साल भर में 6.5 लाख रुपए कमा लिया। बहुत तीर मान लिया। कितना बड़ा? इतना बड़ा मान लिया महाराज। अभी एक झटका लगे, घर के अंदर कोई विपत्ति आ जाए तो सैलरी को निकाल तक नहीं सकते हैं आप। बिजनेस सिखाया था हमारे यहाँ, पूरे देश में एक्सपोर्ट करते थे हम हर चीज। आज एक्सपोर्ट के नाम पर खत्म हो गई, इंपोर्ट की बात करते हैं। बिजनेस करना है तो सबसे पहले कहाँ का करेंगे? चाइना का माल। पूरे मोबाइल के मार्केट में आप देख लो, वीवो, ओप्पो के अलावा क्या दिखाई देता है आपको? भारत की सरकार अपने भारत के अंदर मोबाइल नहीं बना पाई, लेकिन सीनेट मीटिंग करते हैं। किस तरीके से? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विदेशों के साथ मीटिंग करी, 1 लाख करोड़ रुपए के टाई अप किए। अब विदेश की कंपनी आकर के हमारे देश में अपनी फैक्ट्री डाल करके पैसा जनरेट करके विदेश तो ले जा सकती है, सरकार को टैक्स मिल जाएगा,
टैक्स जो है वो मंत्रियों के जेब में चला जाएगा, विदेश में पैसा चला जाएगा। भारत का क्या होगा भाई? भारत का क्या होगा? आप विचार करिए। कितनी भी मेडिसिन वाली कंपनियों में देख लीजिए, कितनी कंपनियां ऐसी हैं विदेश की, सिर्फ उन्हीं की दवाई मार्केट में बिक रही है। भारत के पास वो अपनी दवाई नहीं बना सकता, भारत अपने यहां मोबाइल नहीं बना सकता। जिसकी सबसे सर्वाधिक जरूरत आज टेक्नोलॉजी की दिख रही है, उस टेक्नोलॉजी जनरेट करने में चीन में लैपटॉप फ्री दे दिया, बच्चों को लेके जाइए काम करिए। लेकिन व्हाट्सएप नहीं चला सकते। हमारे यहाँ का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने माहौल बदल दिया। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कौन सी अच्छी चीज सीख ली आज तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से? आप मुझे बताइए। पिछले 10-15 सालों से आप रील्स देख रहे हैं, पिछले 10-15 सालों से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इससे आपका कितना डेवलपमेंट हो गया? और वहीं पे वहां पे ये डेवलपमेंट नहीं है। चीन में तो फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलता, वहां का लड़का 8 घंटे मेहनत करता है ईमानदारी के साथ। चाइनीज और जापानीज दो लोगों में एक बात की खूबी है, सिस्टम पे काम करेंगे ना, 9 बजे एंट्री है और 5 बजे निकलना है, तो 9 से 5 तक वो एक कप चाय भी नहीं पीते। हमारे यहाँ बाबू कहाँ गए हैं? अभी साहब थोड़ा चाय पीने गए हैं, चाय पी के आ रहे हैं। अब 1:30 बजे चाय पीने गए, 2 बजे वापिस आए। अब बिजली विभाग में लाइन लगी है, लगी रहने दो, हमारा टाइम हो गया, हम चलते बने। वहां पर नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 to 5 मतलब 9 to 5 और 5 बजा, तुम्हारा काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, जितना हुआ है वहीं पे छोड़ा और हम आगे बढ़े। आपकी जवाबदारी है। हमने अपनी पूरी ड्यूटी की। सैटरडे संडे 100% इंजॉय, मतलब इंजॉय। सरकार ने ऐसी पॉलिसी रखी कि स्वतंत्रता की कीमत समझ में आई, लेकिन आपके यहाँ कोई स्वतंत्रता की कीमत नहीं है। हमारे यहाँ देशभक्ति जगेगी, 50 घंटे बाद आपकी देशभक्ति जगेगी। गाल में तिरंगा लगाएंगे, एक तिरंगे की टी शर्ट पहनेंगे, मेरी टेबल में 2 तिरंगे का ऐसा क्रॉस करके लगा देंगे, फिर हमसे बोलेंगे महाराज आज स्वतंत्रता दिवस है, पीछे फुग्गा लगा देंगे सफ़ेद, लाल और हरा वाला, और बोलेंगे महाराज जी स्वतंत्रता दिवस पे प्रवचन करिए। मैंने कहा परतंत्रता दिवस पे प्रवचन हो जाए, स्वतंत्रता दिवस पे तो 2 दिन बाद है, पहले परतंत्रता दिवस को तो समझ लें कि कितना गजब का परतंत्रता दिवस है। दुनिया में कोई भी चीज आप अपने छोटे से छोटे गांव के अंदर कोलगेट पेस्ट पीना, खाना पीना सीख गए। नीम का दातून चबाते थे, कितना खुश रहते थे। गांव के पेड़ से पिताजी गए, लंबा बांस रहता था, उसमें एक हंसिया फंसा देते थे। पतली पतली नई नई जो डंडी थी, हरी हरी डंडी तोड़ करके ले आए, थोड़ा सा झटका मारा, डंडियां छोटी छोटी पतली पतली, जड़ें ऊपर की डगालें टूट गईं। उसको घर में ला करके सरौता से इतना छोटा छोटा ब्रसल से जैसा काट देते, काट करके उसको डब्बे में भर दिया, और जहां पर सुबह मुख शुद्धि करते हैं, ब्रश करते हैं, वहां पर एक डिब्बे में रखा है। लड़का आया, उसने नीम का इतना सा दातून मुंह में डाला, उसको चबाया, चबाने पर उसके पूरे मुंह में कड़वा आया, सलाइवा मेंटेन हुआ। फिर उसमें चबाते चबाते वो जो इतनी सी डंठल थी वो पूरी ब्रश में बदल गई। उसी ब्रश को ऐसा उंगली लगा करके अच्छे से रगड़ा, तो जितने भी दांत के अंदर के कीड़े थे वे बाहर निकले, कड़वाहट के कारण और रगड़ने के कारण, और उसने कुल्ला किया और चला आया। नेचुरल ब्यूटी थी हमारे यहाँ की। इतना सा नीम का दातून यूज करते थे, आज भी याद है मुझे। आज बंबई के स्टेशन में जाइएगा, 5 रुपए के 2 मिलते हैं। बंबई स्टेशन में देखिएगा कभी, ऐसा डिब्बा लेकर के बैठे रहते हैं, 5 रुपए का 2, उसी को ब्रश ऐसा रगड़ते रहते हैं, चबाते हैं। जबकि हमारा स्टैंडर्ड था ये, आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन कोलगेट पेस्ट आ गया। कोलगेट पेस्ट पता है उसी कंपनी का था जिस कंपनी ने आपके यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलगेट पेस्ट, आपने उसको यूज किया, आदी बन गए। अब बाबा माल बेच रहा है, तुम बाबा का माल खरीद लोगे, तुम किसी कंपनी का माल खरीद लोगे, लेकिन प्रकृति को नहीं समझोगे। अपाण मयाणंतो अन्नपम चाबिसो अयाणंतो कह हो दिसम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयाणंतो। जो दूसरों के देश से अपनी तुलना नहीं कर सकता, उनके विकास की नीति, हम अपने विकास में नहीं आते। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरा विश्व घूमते हैं, हर तरह का मॉडल देखते हैं, उनके मंत्री मिनिस्टर पूरी दुनिया का घूम करके आते हैं,
लोगों को बुला करके हमारे यहाँ अपनी इंडस्ट्री डालने से अच्छा है कि हमने लाखों करोड़ रुपए जो जनरेट किया है उससे खुद मोहल्ले मोहल्ले इंडस्ट्री डाल दी होती। डेयरी प्रोडक्शन के लिए हम अपने भारत में इतने सफल थे, लेकिन गाय नहीं रख सकते, नियम बन गया। इंदौर शहर में होकर के आ रहा हूं अभी, इंदौर शहर के अंदर एक भी गाय नहीं है। कुत्ते मिल जाएंगे, मोहल्ले में घूमेंगे आप। मैं छत्रपति नगर में था, हर घर के बाहर कुत्ते का गू सुबह से पड़ा ही मिलता था। क्यों? हमने कहा ये क्या गजब की बात है, हर घर के बाहर लाल कलर के पानी की एक बोतल टंगी मिलती है। महाराज लाल कलर की बोतल से कुत्ते डरते हैं? नया ट्रेंड देख करके आया मैं। गाय नहीं रख सकते आप, गाय रखेंगे तो वो पाप है, अपराध है, उसका गोबर कौन उठाएगा? कुत्ते को उठाने का इज्जत वाला काम है। कुत्ते को उठाया तो इज्जत बढ़ गई, गाय को उठाया तो गड़बड़ हो गया। और जब कैंसर हो जाएगा तब वही गाय के गोबर को लीप करके उसके ऊपर खटिया बिछा करके सुलाओगे उसको कि गाय के गोबर से कैंसर जल्दी ठीक होता है। जब लक्ष्मी देवी की पूजा करनी होती है तो वो गाय का गोबर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो लाते हैं। लेकिन शहर में परमिशन नॉट अलाउ। कितना विचित्र स्थिति है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 2 दिन बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे अच्छे से। अगले बरस तुझे झांसी की रानी, धरती की रानी कर देंगे। गया जमाना। इलू इलू बोलते हैं आज के लड़के। आज के लड़के 8-9 साल के लड़के देखो आप, मॉडल तैयार नहीं कर पाए। किसी स्कूल के बाहर 500 मीटर के सराउंडिंग एरिया में कोई भी चाय बिस्किट बीड़ी की दुकान नहीं होगी। वो चाय के ठेले पे वहां पर सिगरेट मिल जाती है, उसमें ड्रग्स मिल जाती है। आप शहर में जाकर, मैं इंदौर शहर घूम करके आया, इतनी बेइज्जती महसूस हुई। अच्छे घर की लड़कियां बाहर रोड में खड़ी हैं, सिगरेट फूंक रही हैं। आईटी पार्क में काम करने वाली लड़कियां नीचे उतरती हैं। जबरदस्त इसके लिए स्वतंत्रता मिली थी। मानसिक स्वतंत्रता कितनी है, कितनी शारीरिक स्वतंत्रता है। 7 लाख लोगों ने जान दी है हमारी आज की आज़ादी के लिए, और आज हम उनकी किसी भी मौत का सही तरीके से दायित्व निभा नहीं पा रहे। आज भगत सिंह होते तो भगत सिंह बोलते इन लोगों के लिए मरना बेईमानी है। चंद्रशेखर होते तो क्या सोचते, हमारे आपके लिए चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ऐसे लाखों लोगों ने जान दी। उनने अपने छाती में गोली खाई ये सोच करके कि जो हमारे यहाँ की आदर्श संस्कृति थी, ये आदर्श संस्कृति हमारे इस मौत के कारण बनी रहेगी। लेकिन भगत सिंह को दोबारा ले आओ और दिखाओ। भगत सिंह देखिए आप भारत में आकर के कि जिस भारत के लिए आप मरे थे, ये भारत के लोग लगातार विदेशों से बिजनेस जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुद बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना सीख गए। उसने सस्ता वी मेक सो गुड, सस्ता वीवो का मोबाइल बना दिया महाराज जी। 7,000 रुपये में मोबाइल आता है, अब तो 2200 में 1500 में आता है महाराज। उसी में सब दिखाई देता है। लड़का हमारा इंगेज है, गोलू सुबह 11 बजे 11:30 बजे ऊपर से नीचे उतर रहा है। क्यों? कमरे में वाईफाई लगा हुआ है, वहीं पर उसका लैपटॉप है, वहीं पर उसका मोबाइल है। नीचे उतरने का काम नहीं है महाराज, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो द्विगुण विस्तारा हर तरफ से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। फिर महाराज बहुत मोटापा बढ़ गया है। अब आप बताइए क्या करें, हम क्या बताएं क्या करें। आप चीन के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, आप एक बार बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो सही। अब बताओ मुझे वहां पर तोंदू लोग अगर आपको दिखाई दे जाएं तो। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, आप अपने यहाँ का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, अमेरिकन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर देखो। 140 किलो के होते हैं, सुअर से ज्यादा मोटे दिखते हैं वहां के लोग, अमेरिका वाले। चीन दिखाई नहीं देता। क्या गजब की मेहनत करते हैं। हमारे 2.5 साल बाद आजाद हुए थे और कितने ऊपर उठ गए हमारे देखते देखते। हम वहां से सामान एक्सपोर्ट करते हैं। सीधा बैन लगा दोगे तो वो चीन का सामान बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश से आपके यहाँ एक्सपोर्ट होकर के आएगा, कुवैत आएगा, कुवैत से एक्सपोर्ट होकर के आएगा, वहां से दुबई जाएगा, दुबई से एक्सपोर्ट होकर के यहाँ पे आएगा, लेकिन आएगा आपके भारत में। भारत का तिरंगा तक चीन से आने लगा। हम तिरंगा नहीं बना सकते, क्यों? सस्ता पड़ता है महाराज जी। मैं वही चीज सोचता हूं कि वो रॉ मटेरियल तो हमारे यहां से ले जाते हैं। रॉ मटेरियल ले जाएंगे हमारे यहां से। आप कभी जगदलपुर जाइएगा, रास्ते में अगर आपकी आंखें खुली हो तो राइट हैंड साइड पे आयरन ओर के पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े
आयरन ओर के पहाड़ हैं। जापान और चीन की कंपनियां लगातार उसको खोदती हैं, 365 दिन 24 घंटा पिछले 40 साल से खोद रही हैं। और उनसे पूछा ये कब तक खुदेंगी, तो उनने कहा हमारी जैसी 20 कंपनी और काम करेंगी तो अगले 200 साल तक का डिपॉजिट है। अगले 200 साल तक आप वहां से आयरन ओर निकाल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 93% है। पत्थर लोहा के जैसा वजनी है, 93% लोहा है। उसको वहां से कटर में डाल करके डस्ट करते हैं और विशाखापट्टनम से पानी के फ्लो से बहा करके चीन ले जा करके वहां पे डंप करते हैं। वहां से उसको टेक्नोलॉजी एडिट करते हैं और एड टेक्नोलॉजी करके रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से गया, अब वहीं से आइटम बन करके हमारे यहाँ आ रहा है और फिर हम उसको महंगे दामों में खरीद रहे हैं। हमारी भारत की सरकार को क्या हुआ है, एक बार आप इस बात में विचार करिएगा। महाराज आज तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रवचन, परतंत्रता दिवस पर प्रवचन है। 75 साल से ऊपर हो गया आजाद भारत का नारा उठाते हुए। किस बात में स्वतंत्र हैं आप मुझे बताओ, किस बात में? इससे अच्छा तो वो परतंत्रता थी, शारीरिक मानसिक परतंत्रता थी, डिसिप्लिन लाइफ रहते थे। उस परतंत्रता का 200 साल तक गोरों के बीच में रहे। हमारे दिमाग में बैठ गया गोरा रंग सबसे अच्छा होता है। अब वो ऐसा बैठ गया है कि श्याम वर्णी को हम महत्व नहीं देते। एक करिया दिख रहा है, कल्लू है ये एक नंबर की, ऐसा बोल करके छी कर दिया। अब क्या गोरा अच्छा लगता है? क्यों? उनसे पूछा तो वो कहते हैं 200 साल तक अंग्रेजों के बीच में रहे, अंग्रेजों की चमड़ी देखते 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 हमारे दिमाग में ये इतना गहरा बैठ गया कि गोरा रंग ही खूबसूरत होता है। नेमिनाथ भगवान गोरे हैं, पार्श्वनाथ भगवान गोरे हैं, बताओ? कोई गोरा नहीं है। राम गोरे हैं, श्याम गोरे हैं? नहीं है। लेकिन श्यामल नहीं चाहिए। सांवले के साथ ब्याह हो गया तो हमारी तो जिंदगी के कारमाई फूट गए। और बिल्कुल पमेरियन मिल गई तो फिर कुछ कहने ही नहीं है। वे 6 महीना साथ में नहीं, फिर पमेरियन हो गई। तो भैया सोच समझ करके, बहुत विचार करके, आज पूरा युवा, अभी इंदौर में था, देखा मैंने कि विदेशों से गोवा के बीच पे ड्रग्स आती है, गोवा से ड्रग्स इंदौर आती है। प्रशासन को भी पता है, सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स में ड्रग्स सप्लाई करने वाले गुर्गे लगे हुए हैं। लगातार बेटियां रात में 9 बजे के बाद माहौल ऐसा होता है गर्ल्स हॉस्टल का, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा नहीं सकते। आप वहाँ का बेटियों का पहनावा और उनकी स्मोकिंग देख लेंगे, ड्रिंकिंग देख लेंगे तो आया सिया ओसा की दिया जगा के गुल, जो भी वो गाना है वो लड़कियां बहुत अच्छे से गाती हैं और बढ़िया ऊपर से, क्यों अशोक भाई, ऊपर ऐसा गिलास रख के और नाच रहे हैं, नाच करके नौटंकी। ये स्वतंत्र भारत का खेल है। इस स्वतंत्रता के लिए कितना आप सोच लो, मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में इतनी दारू कहीं नहीं बिकती जितनी भारत में बिकती है। आधी गवर्नमेंट सिर्फ दारू से चल रही है। कोरोना में सबसे पहले कोई दुकान खुली तो दारू की खुली, और क्या क्या एक्सक्यूज दिए कि उसके अभाव में जनता बीमार पड़ रही है। और सबसे पहले दाल सब्जी नहीं बांटी गई। कोरोना में पहला अनुभव प्रयोग किया गया कि कोरोना के टाइम पीरियड में आप फोन कर दीजिए तो आपके घर के अंदर बाहर दारू की बोतलें अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो दारू के हॉकर्स चलने लगे। जब उस समय भी देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ इस बात को लेकर के। हम इस स्वतंत्र भारत पे रह रहे हैं जहां हमें हर प्रकार की स्वच्छंदता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एडल्ट सर्टिफिकेट की परिभाषा बदल दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय एडल्ट सर्टिफिकेट की परिभाषा नहीं दिखाता। अब सीधे मूवी बनती है, वेब सीरीज बनती है। 50 साल के आदमी के साथ 14 साल की बच्ची का अफेयर दिखा करके हम भारत को कहां ले जाना चाह रहे हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, लगातार आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी मानसिकता, आपका मेंटल मैप लगातार चेंज किया जा रहा है। आपको नई तरीके से एक अप्रकट रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक नई चीज़ों पे झोंका जा रहा है और उसके कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया में ऐसी कितनी इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडस्ट्रियां किसी काम की नहीं है,
लेकिन उनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। उसमें खरीदार, ये स्लिम डॉग जितने भी देश कहलाते हैं उसमें आपका भारत भी शामिल है, वो सबसे ज़्यादा उसके खरीदार बनते हैं। विचार करिएगा बंधुओं, शब्दों को विराम दूंगा लेकिन भावना रखूंगा, स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले संकल्प करने थोड़ी सी किसी भी बात में कि कहाँ तक हम स्वदेशी को अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। स्वदेशी हमारे जीवन का अंग कब बनेगा, और भारत के पार्षद, मिनिस्टर, विधायक भी अगर उन तक भी ये उद्बोधन पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ एक सौभाग्य की बात होगी कि सिर्फ सड़क बनवाने और नाली साफ करवाने के लिए पार्षद नहीं बने थे। अगर 700 घर है, 700 वोटर हैं, हर घर में एक जवान लड़का होगा, पार्षद की जवाबदारी थी कि 700 लोगों के लिए एक इंडस्ट्री, शहर के बाहर की किसी भी सरकारी ज़मीन में इंडस्ट्री डलवा देते। लेकिन सरकारी ज़मीन का बड़ा रुतबा है। क्या रुतबा है? अगर पता चल जाए कि ये सरकारी ज़मीन है तो हमारा गुर्गा जा कर के सबसे पहले वहाँ पे कब्जा कर लेगा। हम देख कर के आए, बोले विवाद की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है तो किसकी है? नेताजी की है। अभी पीछे देख कर के आ रहा हूँ, इसके पहले जहाँ पर था पूरे शहर में कब्जा कर लिया है सेठ साहब ने। कैसे? सरकारी ज़मीन है तो हमारी है, उस पर कोई खा नहीं सकता। जनता के लिए इंडस्ट्री हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जनता उठ जाएगी तो पूरा देश उठ जाएगा और देश को उठने देना नहीं है। इस तरीके में आप कितने परतंत्र हैं, अंतर विचार करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।